क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रूपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रूपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक विद्युत दरों में 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणा के क्रम में राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा शासनादेश जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी की ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी मिलेगी। तो आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी घोषणा जो है ये की गई है, जहां पर सब्सिडी जो है मिलने वाली है और जितने भी घरेलू विद्युत उपभोक्ता हैं उनको ये बड़ी राहत सरकार के द्वारा दी गई है। जहां पर आपको बता दें कि 100 से 200 यूनिट बिजली पर 50% सब्सिडी जो है वो मिलने वाली है। तो ये बड़ी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई है और इसी में आपको बता दें कि विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी मिलने वाली है। पहाड़ी क्षेत्रों की भी अगर बात की जाए तो साफ तौर पर ये उनके लिए एक बड़ी सहूलियत होगी। और आपको बता दें कि 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये घोषणा की गई थी, जहां राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। और इसी में साफ तौर पर आपको बता दें कि अब 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी जो है वो मिलने वाली है। इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा, बड़ी सहूलियत जो है वहां के लोगों को मिली है, क्या कुछ लगता है सरकार का ये कदम किस तरीके से लोगों को राहत दिलाएगा? देखिए, 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि उत्तराखंड के जो बिजली उपभोक्ता है उनको यदि 200 यूनिट बिजली आती है तो उस पर 50% डिस्काउंट देने की बात, यानी कि सब्सिडी देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई थी। और आप देखिएगा कि उसका लाभ कहीं ना कहीं अब जनता को मिलने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर 8 दिन के अंदर ही कहीं ना कहीं वो शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसमें 200 यूनिट पर कहीं ना कहीं 50% सब्सिडी देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और आप देखिएगा कि इससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के उपभोक्ता है उनको लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। और पहले आपको बता दूं कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है, और ऊर्जा प्रदेश के साथ साथ क्योंकि आप देखते होंगे कि लगातार गर्मियों के सीजन में कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बिजली की कटौती को देखते हुए भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये फैसला एक तरीके से कहा जाए कि उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी सौगात है। क्योंकि जिस तरह की पहाड़ी क्षेत्र की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, हिमालय की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें भी 200 यूनिट पर 1 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए, और 200 यूनिट से कम यदि उनकी बिजली आती है तो उस पर 50% सब्सिडी देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही नहीं गई, बल्कि उसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया बिल्कुल है। धनराज, तो इसी इससे के कहीं ना साथ कहीं अब उत्तराखंड में अगर धामी जी सरकार की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो लोगों के लिए लिए गए हैं। इसी में लोगों की समस्या बिजली जो है हमेशा रहती है कि बिल जो है काफी ज्यादा आ रहे हैं। अब जब ये बड़ी घोषणा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई है, लोगों का क्या कुछ कहना है कि किस तरीके से उनको बड़ी राहत मिलेगी? बिल्कुल रूपाली, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर लगातार कानून पर कानून बना रहे हैं, चाहे हम नकल विरोधी कानून की बात करें या अन्य कानून की बात करें या फिर योजनाओं की बात करें, तमाम तरह की योजनाएं कहीं ना कहीं जनता के लिए निकालते रहते हैं, और उससे कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी विश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लोकप्रियता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार बढ़ रही है, और उसके चलते आपने देखा होगा कि लगातार जनता का भी यही कहना रहता है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के हित के फैसले लेते हैं। और अब जिस तरीके से बिजली में 50% सब्सिडी देने का फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है, तो कहीं ना कहीं जनता का इसमें कहना है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है, इससे बड़ी राहत कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को मिलेगी। और उत्तराखंड वासियों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के अंदर आने वाले पर्यटक हैं उनको भी इससे राहत मिलेगी, क्योंकि बिजली उन लोगों की कम लगेगी, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी उसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा।
और आप देखिएगा कि लगातार इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाती हुई नजर आती है। बिल्कुल धनराज, इसी के साथ साफ तौर पर पहाड़ी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए भी ये कहा गया है कि 200 यूनिट पर 50% जो है सब्सिडी उन्हें मिलेगी। तो अब ये पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को किस तरीके से, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है बिजली कटौती को लेकर, बिजली बिल को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है आवाम की तरफ से बना रहता है। जब ये ऐलान हुआ तो लोगों ने क्या कुछ कहा कि किस तरीके से अब उत्तराखंड की तस्वीर बिजली विद्युत विभाग की तरफ से बदलेगी? बिल्कुल रूपाली, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिजली कटौती लगातार देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र कभी पेड़ गिर जाते हैं, कभी जी। कई तरह की समस्याएं निकल कर सामने आती हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पहाड़ों के लिए ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों के लिए भी लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। तमाम जो उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें जो केबल जाती है, यानी कि तार जो जाती है बिजली की, उनको भी अंडरग्राउंड करने का फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया जा रहा है और जल्दी वो भी अंडरग्राउंड की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनको इस समस्या से भी निजात मिलेगी। उसके साथ ही बिजली की जो कहा जाए कि जो बिल है वो भी उनको कम देना होगा, यानी कि 50% की सब्सिडी उनको मिलेगी 200 यूनिट तक। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी सौगात जरूर है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर यदि मैं बात करूं तो 11 लाख से भी अधिक जो बिजली उपभोक्ता है वो उत्तराखंड के अंदर 11 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं को ये लाभ मिलने जा रहा है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ये बड़ा फैसला जहां धामी सरकार की तरफ से लिया गया है, अब जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं उनको 100% अगर बात की जाए तो बिजली के 100 यूनिट खर्च करने पर 50% की सब्सिडी मिलने वाली है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर केदार घाटी में मौसम साफ होने के बाद श्री केदारनाथ धाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले दिनों बरसात कम होने के बाद 4 से 5 हजार यात्री ही बाबा केदार के दर्शनों को पहुंच रहे थे। अब पिछले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार 11,000 से अधिक यात्री प्रतिदिन दर्शनों को पहुंच रहे हैं। मंगलवार शाम को दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 11,83,370 पहुंच गई। पिछले कुछ वर्षों में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष करीब 19 लाख लोगों ने अकेले बाबा केदार के दर्शन किए थे, जबकि 4 धाम यात्रा करने वालों की कुल संख्या 56 लाख के करीब थी। इस वर्ष 31 जुलाई को केदार घाटी में हुई अतिवृष्टि के कारण कई स्थानों पर सड़क एवं पैदल मार्ग बाधित हो गया था, जिसके चलते करीब यात्रा जो है काफी दिन प्रभावित रही। हालांकि यात्रा मार्ग की अगर बात की जाए तो यात्रा मार्ग सुचारू करने एवं स्थानीय लोगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन एवं नेतृत्व में युद्ध स्तर पर राज्य एवं जिला प्रशासन की मशीनरी ने 15 दिनों में ही पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही शुरू कर दी थी, जबकि 1 महीने में यात्रा पटरी पर लौट आई। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशन में गढ़वाल कमिश्नर, आपदा सचिव सहित संबंधित सभी विभाग यात्रा सुचारू करने को प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि नियंत्रक विभाग ने प्रदेश भर में देसी घी और मक्खन में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। यह अभियान राज्य के सभी जनपदों में शुरू किया गया। देसी घी और मक्खन के साथ ही मिठाई की दुकानों से सैंपल भी लिए गए हैं। राज्य में मिलावटी घी और मक्खन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर लड्डू का सैंपल लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाजार में बिकने वाले घी की जांच के लिए भी कहा गया है। कई नामी कंपनियों को घी व मक्खन के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल का टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान मंडल के उपायुक्त और जनपदीय अभिहित अधिकारी के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। देहरादून में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कुमाऊं मंडल में भी युद्धवा स्तर पर अभियान शुरू किया गया है।
शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम हरिद्वार के अंतर्गत 10 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे कार्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल द्वारा भवन का निर्माण 1 वर्ष के भीतर पूर्ण गुणवत्ता के साथ करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत पर्यावरण मित्रों के लिए लगाए गए स्वास्थ्य कैंप का भी शुभारंभ किया। इसके बाद डॉक्टर अग्रवाल ने नगर निगम परिसर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के काउंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान 1 वर्ष से आवेदन के बाद भी प्रमाण पत्र न बनने की शिकायत मिली है, जिस पर डॉक्टर अग्रवाल ने ऐसे लोगों के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने नियमित गंगा दर्शन के दौरान गंगा घाट पर गंदगी देख नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने स्वयं कूड़े को एकत्र किया और नगर निगम के मौके पर मौजूद सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर को पूरा निस्तारण तथा अन्य घाटों पर सफाई के लिए निर्देशित किया गया। हमारे कर्मचारी अधिकारियों की दक्षता बढ़े, हर चीज़ में आप देखते हैं कि एक सोच बनती है कि हम एक अच्छे वातावरण में काम करें। ऐसी स्थिति में यहाँ जो अपनी नगर निगम की लैंड थी उस पर 3 मंजिला भवन बनाने का काम आपके सामने प्रारंभ हो रखा है और उसको मैं आज इसलिए देखने आया था कि कर क्या रहे हैं। तो इसमें जैसा मुझे जानकारी दी गई 3 मंजिला इस बिल्डिंग के अंदर पहले ब्लॉक यानी पहली मंजिल में जो हमारे स्थानीय लोग होंगे, लाभार्थी होंगे, उनके लिए एक वो कक्ष वो तल होगा जिसमें उस प्रकार के ऑफिस होंगे जो उनकी सुनवाई, उनके काम, उनके निराकरण का वो तल होगा। यानी 3 मंजिला ये बन रहा है और एक उसमें गुंजाइश भी रखी है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद भी हम उसमें अपने और मंजिल बना सकेंगे। 1 साल इस काम को होने में लगेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 साल के अंदर यानी अगले नवरात्रे में इसका उद्घाटन होगा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के वीसी अंशुल सिंह की शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने की मुहिम तेज हो गई है। अंशुल सिंह रुड़की के आसफ नगर में निर्माणाधीन प्राधिकरण की कॉलोनी को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। अंशुल सिंह यूपी सिंचाई विभाग के साथ साथ तहसील प्रशासन की टीम के साथ आसिफ नगर पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही कॉलोनी में जल निकासी के मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को इसका समाधान खोजने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही रुड़की शहर में लोगों को एक बेहतर कॉलोनी गंग नहर किनारे मिलेगी। इस दौरान यूपी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने कहा कि गंगा नहर में किसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए अलग से जल निकासी का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही दोनों विभाग में सहमति जो है वो बन जाएगी। आज हमारी यूपी इरिगेशन के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन हो रहा है। इसमें विजिट्स का हमारा ये है कि कई जगह हमें वाटर के इश्यूज़ आते हैं कि निकासी के इश्यूज़ आते हैं। खासकर आसफ नगर में जो हमारी परियोजना बन रही है उसमें निकासी का योजना, तो उनसे हम लोग सजेशंस ले रहे थे। नहर में अगर पानी डाल सकते हैं तो क्या उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, अगर नहीं डाल सकते हैं तो क्या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस रहेंगे। तो एक ये तरीके से एक मंथन भी चल रहा था और साथ में हम लोग देख भी रहे थे कि प्रशासनिक तौर पे क्या फीजिबल है क्या नहीं है। साथ में हमने सुलानी पार्क का भी विज़िट करा। वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था बिकॉज हमें यूपी इरिगेशन से कुछ एनओसीज आनी थी, तो उनकी तरफ से भी अभी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। कुछ हमें प्रोजेक्ट्स को उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम उस प्रोजेक्ट को हम ले सकें। इसमें 2 तरीके से काम हो सकता है, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क को मॉडिफाई करके हम लोग करेंगे, नहीं तो डिपॉजिट वर्क के थ्रू करेंगे जिसमें हम फंड्स इनको ट्रांसफर करेंगे, देन दे विल गो अबाउट इट। मेन काम हमारा ये है कि काम कोई भी करे, चाहे फंड्स HRD उसमें दे देगा, बट सौंदर्यीकरण शहर का हो, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, डेवलपमेंट हो एंड लेजर एक्टिविटीज़ बढ़े, रहने की हाउसिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो पाए। तो ये मेन फोकस है। कब तक आसफ नगर परियोजना जैसे आप देख ही रहे हैं, विद इन 6 मंथ्स आई थिंक इट विल रेडी टू गो। इसको हम विद इन 3-4 मंथ्स हम लॉन्च भी करने वाले हैं। तो जैसे होता है आप देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट 60-70% काम तो हो ही रखा। अभी फिलिंग का फाइनल स्टेजेस में काम चल रहा है। STP यहाँ बन चुका है जी पानी निकासी के लिए। तो यहाँ हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, तो उसके लिए सक्शन व्हीकल्स के थ्रू यहाँ से फिर हटा दिया जाया करेगा। अगर पास में कोई सीवरेज हमारा वो होगा, चेम्बर होगा, तो उधर हम डाल दिया करेंगे। दूसरा रहा जो बारिश का पानी रहा, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ मेन काम हमारा उसी का ही है। तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो नहर में डालना, 3 ऑप्शन है इनफैक्ट, नहर में डालना या उसको नीचे डेप्थ में ले जाके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, और तीसरा ऑप्शन है हमारा जो आगे NH का नाला बन रहा है
या आगे जो हमारे शहर के जो हमारे नाले हैं या नहर है उसमें हम ले जाएं। तो तीनों ऑप्शन हमारे पास ओपन है, तो जो भी फीजिबल ऑप्शन होगा उसको हम फॉलो करें। विजिट हमारी जॉइंट विजिट थी, उसमें मेन मुद्दा इनका एक सोलानी पार्क का कंस्ट्रक्शन था, जो कि वो दो नहरों के बीच की फीलिंग रिज का एरिया है और वहाँ पे जो है केवल मतलब एथनिक टाइप्स के वर्क्स ही हैं, ऑलरेडी पार्क बना हुआ है। तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो अभी एक परियोजना वैसी बनाई जा रही है वाटर पार्क टाइप की, और सहमति बनी है कि डिपॉजिट पे अगर विभाग को देंगे पैसा तो हायर लेवल से सैंक्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो वो है सर जिस कोई ज़मीन इसमें नहीं जाने दी जाएगी, इसलिए हम लोग हैं आज। अच्छा क्या हाँ, हम लोग नोटिस जारी जहाँ भी इस तरह की है तो तत्काल नोटिस जारी हो रहे हैं, विधिक कार्यवाही चल रही है, जगह नीति की जा रही है। दूसरा इनका एक मेन इशू था इस कॉलोनी का, ये जो वाटर यहाँ से जो था निकासी, वो चाह रहे थे कि वो कैनाल में आ जाए, जिसके लिए हम बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि कैनाल में हमारा रेगुलेटेड फ्लो है और हमारी एवरी ड्रॉप्स कैलकुलेटेड रहती है। तो दूसरे अल्टरनेट सॉल्यूशंस ये देख तो रहे हैं। इन ऑप्शन नहीं, ये जो है ना एक प्लान का पार्ट है। अब ये प्लान करें, लैंड सर्वे कराएं, जहाँ इनको ड्रेनेज दूसरी ड्रेनेज। रुड़की के ग्राम पंचायत की जमीन को लेकर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आमखेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच धारदार हथियारों के साथ जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। खूनी संघर्ष की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह ढोबाल ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि मौके से देसी तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। ये जो एक्सपायर हो गया आजाद अंकल जी, वो घास काटने गए थे और तो इनमें से 4 जने आकर उनके साथ हत्तापाई करी, उन्हें छत्ता। फिर आज हम सुबह वहीं दोबारा खेत में गए तो हम वहीं थे, लेकिन इनका एक आदमी आया, उसे हमने समझाया कि आपके भाइयों ने हमारे साथ ऐसा करा है। नाम क्या है उनका? नरेंद्र भगत जी। तो वो आए, उन्हें समझाया, मैंने कहा जी आपके भाइयों ने ऐसा करा है हमारे साथ। उन्होंने कहा भाई मैं अपने भाई को जाकर समझाऊंगा। मैं कहा जी ठीक है। वहाँ से कोई बात नहीं, सब घर आ गए, सब अपना काम कुम करने लगे। तो एक अंकल जी हमारे दुकान पर गए थे, तो इन्होंने विपिन और विपिन के पापा जी ने जो जुगेंद्र हैं, उन्होंने आकर के उनको हमला कर दिया। फिर जो आजाद अंकल जी हैं ये गए, इनका गंडासा मार दिया। फिर सुंदर हैं जो मेरे पापा जी हैं, उनको गंडासा मारा। फिर योगेश अंकल जी, उनका भी उनके साथ भी ऐसा। इस मतलब हम ये सारे इकट्ठे थे और हम सब अलग अलग थे। उन्होंने सबको अलग अलग पकड़कर किसी को गंडासा मारा, किसी को कुछ कर दिया। 2 गुटों में आपस में संघर्ष हुआ है आमखेड़ी के अंदर, जिसमें कि एक पार्टी के 7 आदमी आए हैं और जिसमें टोटल 8 आए थे, जिनसे एक ब्रॉड डेड था और 7 घायल आए थे, और दूसरी पार्टी के 3 लोग घायल आए हैं। पहली पार्टी में से लगभग 4 लोगों को काफ़ी चोटें गंभीर थी, तो 4 उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है, और दूसरी पार्टी से एक आदमी को यहाँ से मरीज को। आमखेड़ी गांव में जो मंगलौर थाना क्षेत्र में आता है, इसमें आज 2 पक्षों में एक जो पेड़ों की छटाई को लेके और डॉल की जो छटाई को लेके जो विवाद था, वो आज बढ़ गया और इनमें आपस में ही इनके बीच में झगड़ा जब ज़्यादा बढ़ गया तो दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। इस मारपीट में एक कुल्हाड़ी से या एक कलकटी से एक व्यक्ति आज़ाद की इसमें मृत्यु हुई है मौके पे, और एक अन्य लोग अभी जो घायल हैं वो भी यहाँ से रेफ़र किए गए हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो दोनों पक्षों के बीच में इसमें जो अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्दी ही इसमें अन्य लोग जो भी सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अभी हमारे पास सूचना है, करीब 3 से 4 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें एक की तो मृत्यु हो गई है, एक की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, उसकी भी अभी इलाज चल रहा है, और बाकी अन्य लोग जो भी इसमें सम्मिलित रहे हैं उनके बारे में। डोईवाला के सौंग नदी से निकलने वाली सिंचाई नहर जो डोईवाला के कई आबादी क्षेत्र से होकर गुजरती है और डोईवाला के खैरी, न्यामवाला, बाजवाला व मारखम ग्रांट के कई क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। ये नहर इन दिनों कूड़े कचरे व घरों से निकलने वाले गंदे पानी से एक नाले के रूप में
तब्दील हो चुकी है। नहर में गंदगी होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जिस तरह से बरसाती मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया सहित अन्य कई बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, तो वहीं अब ग्रामीणों को डर है कि नहर में पड़ी इस गंदगी से क्षेत्र में बीमारियां ना फैले। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक गंदगी साफ नहीं हो पाई। यहाँ तो करीब करीब सभी में जागरूकता की कमी है। एक मनी सभी में, यहाँ के नहीं पूरे मोहल्ले का गंदी सीमा आता है। मैंने एक दफ़ा सचिन भाई को लिखा था, उन्होंने सफाई भी करवाई, पूरी ट्रॉली भर कर ले गई थी जो इसमें पड़ी पनियाँ। उसके बाद फिर वही हाल हो गया। उसके बाद फिर मैंने बोला, उन्होंने कहा ताई जी मैं पूरी नहर की सफाई कराऊंगा। सचिन की इसमें कोई वो नहीं है, बेचारा कराता है। जब भी मैं बोलती हूँ, मैंने मैडम को भी इसका फ़ोटो खींच के भेजा एक दिन। मैंने कहा मैडम इसमें या तो पानी छुड़वा दो या फिर इसका ये गंद जो है ये बंद करा दो किसी भी तरह। उसके बाद में फिर मैंने तहसीलदार को भी फ़ोन किया परसों चौथे। उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ, काश्तकार आए थे वो पानी छोड़ देंगे, लेकिन इसमें पानी छोड़ रहा, इसमें बुदबा है। इसमें यहाँ रात को हमें बैठना उठना, यहाँ को निकलना, बिल्कुल घरों में बैठना सोना हमारा बहुत दुबर हो गया। मच्छर इतने हो गए इसमें, हम बिना मोर्टीन के पंखा चला के कूलर चला के भी नहीं बैठ सकते। और लोगों का मना भी करते हैं कि इसमें कूड़ा ना डालो, लेकिन फिर भी लोग मतलब मानते नहीं है। उतना लड़ाई करने के लिए हम पास में रह रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो आसपास के दूर के लोग हैं सारा कूड़ा, क्योंकि नगर पालिका की गाड़ी तो आती है, लेकिन इस गली के बीच में गाड़ी और फिर भी लोग इतने जागरूक नहीं है कि अपना कूड़ा इकट्ठा करके गाड़ी में डाल सके। तो इसका कुछ मतलब समाधान होना ही चाहिए। इस पे हुई नहीं है, उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी ना। प्रशासन का कितना ढीला रवैया? देखिए प्रशासन मतलब कोशिश तो करता है कि हम कराएं, लेकिन इस एरिया पे ना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजीव नगर डोईवाला का जो एरिया है, इस पे मतलब प्रशासन की तरफ से ना बहुत ढिलाई है। जो खैरी की जो सिंचाई की नहर है वो अकेले खैरी की नहीं, वो मार्खम ग्रांट को पूरे को जोड़ती है। और ये बहुत पहले से एक सिंचाई की हमारे यहाँ प्रणाली बनी हुई है कि जो ये सोंग नदी से पानी बनता है वो सिंचाई की नहर में को होके केशवपुरी राजीव नगर के अंदर से जाके खेतों में लगता है। हमारे धान की फसल में, जिसको किसान की भाषा में दूध कहते हैं, दाना पड़ने से पहले जो दूध पड़ा हुआ है, अगर इसमें अब पानी ना लगा तो पूरा धान जो है वो खाली रह जाएगा, उसमें दाना नहीं पड़ पाएगा। बहुत भारी नुकसान किसान को पानी ना होने की वजह से हो रहा है। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।